ये कौन सा सिद्धांत है? ये है व्हीट स्टोन सेतु का। तो ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है और उस पर कार्य करने वाली ये अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की प्रायोगिक युक्ति है। प्रायोगिक युक्ति का मतलब प्रायोगिक तौर पे हम या प्रयोगशाला में हम इसी से अज्ञात प्रतिरोध का मान हम ज्ञात करते हैं। और देखिए इसमें होता क्या क्या है। तो इसमें देखो क्या होता है कि एल शेप की, एल किस तरह का होता है? ऐसा, और इस एल को हमने उल्टा कर दिया तो कैसा हो जाएगा? ऐसा। तो एक एल शेप की तो ये पत्ती है और एक एल शेप की ये पत्ती है। ये दो एल शेप की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में यहाँ ए बिंदु लिखा है जहाँ पर और एक जहाँ एम लिखा है, यहाँ पर संयोजी पैच होते हैं। तो दो एल शेप की पत्तियां में ए और एम दो संयोजी पैच होते हैं। दूसरी एल शेप की पत्ती एन और सी है। इन एल शेप की पत्तियों के बिंदु ए और सी के बीच 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ एक तार होता है और इस तार की लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। और इसके ठीक सामने एक मीटर पैमाना होता है जहाँ सेंटीमीटर 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से 100 सेंटीमीटर तक ये मीटर पैमाना होता है, जिसकी सहायता से हम विक्षेप बिंदु की यानी संतुलन बिंदु की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। विक्षेप बिंदु नहीं, संतुलन बिंदु कहाँ पर प्राप्त होता है वो दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसके अलावा और क्या होता है। एक और आई ऐसा है और इस आई को आड़ा कर दिया तो कैसा हो गया? ऐसा। तो ये आई आकार की एक और पीतल या तांबे की पत्ती होती है। इस तांबे की पत्ती का ये जो डी सिरा है और इसका ये बिंदु ये रहा, ठीक है, ये संयोजी पैच जहां जुड़ा रहता है। तो ये जो सिरा है आई और एम के बीच ये खाली स्थान होता है। इसी तरह से आई पत्ती और एन पत्ती के बीच में एक खाली स्थान होता है। तो इन खाली स्थानों में यहाँ पर एक आरबी जहां लिखा है, इसको कहते हैं हम प्रतिरोध बॉक्स। क्या कहते हैं? प्रतिरोध बॉक्स, या प्रतिरोध को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। और बॉक्स को तो बॉक्स ही कहते हैं, रेजिस्टेंस का आर और बॉक्स का बी, इसलिए शॉर्ट में से कहते हैं आरबी यानी प्रतिरोध बॉक्स या आरबी। दूसरा, यहाँ अज्ञात प्रतिरोध यहाँ लगाया जाता है। आई और एन के बीच ये जो खाली स्थान है उसमें अज्ञात प्रतिरोध, एम और आई के बीच में जो खाली स्थान है उस पर एक प्रतिरोध बॉक्स लगाया जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। व्हीट स्टोन सेतु से जब हम तुलना करेंगे तो ये एक तरह से प्रतिरोध जो PQRS थे उसमें आर की तरह काम करता है, अज्ञात प्रतिरोध एस की तरह काम ये करता है। अब इसके बाद क्या है? बिंदु ए और सी के बीच एक बैटरी और एक धारा नियंत्रक, जहां पर भी प्रतिरोध पर तीर का निशान लगा हो, इसका मतलब हम प्रतिरोध के मान को बदल सकते हैं। हम जानते हैं ओम का नियम, आई बराबर। तो इस तरह से हमने क्या देखा था, ये जो सिरा ए है और ये सिरा सी है, बिंदु ए और सी ये संयोजी पैच है। संयोजी पैच यानी जिनकी सहायता से हम इसको जोड़ सकते हैं। हमने आपको बताया था ये बैटरी है, सेल जिसका विद्युत वाहक बल ई है, ये धारा नियंत्रक जिसे हम RH या अंग्रेजी में इसे हम रिहोस्टैट कहते हैं, रिहोस्टैट, या इसे हिंदी में धारा नियंत्रक कहते हैं। हम जानते हैं उनके नियम से I बराबर V/R। इसका मतलब होता है कि हम प्रतिरोध के मान को बदल सकते हैं। बदलने का मतलब ये नहीं होता है कि कम करना है, बदलने का मतलब हम कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी। तो हम प्रतिरोध कम करेंगे तो धारा ज्यादा हो जाएगी, प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो धारा कम हो जाएगी, यानी धारा का हम नियंत्रण कर सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है धारा नियंत्रक। आगे इस कुंजी है, एक केवल कुंजी इसमें लगाई हुई है। इसके बाद इस परिपथ की रचना में क्या है, ये जो मध्य बिंदु एक जो डी है, एक संयोजी पैच है। इस संयोजी पैच की सहायता से धारा मापी का एक सिरा इससे जोड़ देते हैं और इसका जो दूसरा सिरा है वो यहाँ होते हुए यहाँ पर एक जॉकी होती है। जॉकी यानी एक प्रकार की कुंजी होती है जिसे हम इस तार के ऊपर आगे पीछे खिसका सकते हैं। जैसे घरों में गिलास की खिड़कियां होती हैं, विंडो होती हैं, उस पर छोटे छोटे पहिए लगे रहते हैं, तो जिससे हम उस विंडो को हम खिसका सकते हैं, उसे कहते हैं हम स्लाइडिंग विंडो। तो स्लाइड मीन्स होता है खिसकना, तो इस जॉकी को हम स्लाइडिंग जॉकी या बीसर्पी कुंजी कहते हैं। बीसर्पी यानी सांप जैसे फिसलता है ना, तो ऐसे ये भी फिसलती है इसके ऊपर, इसलिए इसका नाम क्या है? बीसर्पी कुंजी है। तो इस तरह से ये परिपथ की रचना हो गई है, परिपथ की बनावट हो गई है। एक बार हम वापस से आपको परिपथ की बनावट बता देते हैं। यहाँ पर क्या होता है,
पहली चीज तो ये व्हीट स्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सिद्धांत जो होता है वो ये आपका मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें भी संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा IG का मान 0 होता है। संतुलन की अवस्था P/Q बराबर R/S का इस्तेमाल करके सूत्र की स्थापना करते हैं। क्या होता है इसमें, वापस से मैं परिपथ की बनावट बता रहा हूँ। ये एक L शेप यानी L आकृति की, ये भी एक L आकृति की, 2 L आकृति की पीतल या तांबे की बनी हुई पत्तियां लेते हैं। इन पत्तियों के बीच में एक I शेप की और पत्ती रहती है। इस I शेप की पत्ती के I और M के बीच में एक रिक्त स्थान होता है जहां पर हम प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ते हैं, जिसे RB लिखा जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स को शॉर्ट में। I और N के बीच में हम अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जिसे हम S कहते हैं। ये A से लेकर C तक 1 मीटर लंबा यानी 100 सेंटीमीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना हुआ एक तार लेते हैं, और इस तार की लंबाई 1 मीटर होने के कारण इस परिपथ को, इस व्यवस्था को, इस युक्ति को हम मीटर सेतु कहते हैं। इसके ठीक समांतर 1 मीटर पैमाना लगा रहता है, जिसमें 10 से लेकर 100 तक सेंटीमीटर में चिन्ह अंकित किए गए। A और C के मध्य में एक बैटरी यानी विद्युत भाग बल जिसका BE है, एक बैटरी या सेल लगा रहता है। RH धारा को नियंत्रित करने के लिए एक RH यानी रियोस्टेट लगा रहता है या धारा नियंत्रक लगा रहता है। यहाँ एक कुंजी K रहती है, K1 रहती है। एक और कुंजी J होती है जिसे हम जॉकी कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉकी। जॉकी का पहला अक्षर J। तो एक और कुंजी जिसे हम विसर्पी कुंजी कहते हैं। कौन सी कुंजी कहते हैं, विसर्पी कुंजी, क्योंकि ये इस तार के ऊपर ये आगे पीछे फिसल सकती है। और इसको कैसे जोड़ते हैं, ये जो मध्य बिंदु I जो पत्ती है, इस I का एक I पर हमने धारामापी का एक सिरा जोड़ दिया, धारामापी के दूसरे सिरे को हम ले जाके ये हमने ऐसा घुमाया। इसका मतलब है ये जो तार है, इस तार को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा, अगर हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो दूसरा सिरा है, दूसरे सिरे पर एक कुंजी लगी रहती है। इस कुंजी को हम चला सकते हैं, इसलिए इस कुंजी को विसर्पी कुंजी कहा जाता है। ये तो हो गई परिपथ की बनावट। अब हम देखेंगे इसके सिद्धांत को, यानी इसके सूत्र की स्थापना हम किस तरह से प्राप्त करेंगे, वो अब हमें देखना है। तो अब हमें सूत्र की स्थापना करनी है। देखो, सूत्र की स्थापना करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास संतुलन की अवस्था में P/Q बराबर R/S, इसे कहा हमने समीकरण नंबर 1। अब जब हम इस प्रयोग को करते हैं तो करते क्या है, हम इस प्रयोग को जब करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात मान का हम प्रतिरोध बाहर निकाल देते हैं। मान लो हमने निकाला 50 ओम का प्रतिरोध, तो हमने R बराबर, ऐसी स्थिति में हमारा क्या हो गया, 50 ओम। यानी प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स होता है जिस बॉक्स के अंदर बहुत सारे प्रतिरोध कनेक्टेड रहते हैं। जिस किसी भी प्रतिरोध बॉक्स के हम जिस किसी भी हिस्से को, एक वो रहता है इसके दोनों बिंदुओं के बीच में जो भी कनेक्टेड रहता है प्रतिरोध जितने मान का, उसका हम वो हिस्सा निकाल देते हैं, एक प्लग निकाल देते हैं। तो जब हम प्रतिरोध बॉक्स में से जिस मान का प्लग निकालते हैं तो उतने मान का प्रतिरोध M और I के बीच कनेक्ट हो जाता है। यानी मान लो हमने 50 ओम का यहाँ से प्रतिरोध निकाला, तो इसका मतलब हो गया कि RB का मान अब जो है यहाँ कहता हो कितना हो गया, 50 ओम हो गया। समझ रहे हैं आप। तो ये क्या है, प्रतिरोध बॉक्स से हम क्या करते हैं, ज्ञात मान का कोई ज्ञात प्रतिरोध निकाल देते हैं, यानी उसका एक प्लग निकाल देते हैं, और वो प्लग निकालने से वो प्रतिरोध इस परिपथ में आ जाता है। अब ऐसा करने के बाद क्या करना है, इस जॉकी J को इस पर हम आगे पीछे खिसका के, और जहां पर भी हम दबा देते हैं वहां देखते हैं कि इस धारामापी में विक्षेप किधर आ रहा है। यानी इस जॉकी को पहले हम एक सिरे पर A के पास, यहाँ पे हमने इसको लेके खिसका के यहाँ पे दबा दिया जॉकी को, तो धारामापी में मान लो विक्षेप इस दिशा में आ रहा है, और आगे अगर हमने इसको खिसका के C के पास कहीं यहाँ लगा दिया और धारामापी में विक्षेप दूसरी दिशा में आ रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति में ही इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकालने के बाद इस जॉकी को जब आगे पीछे खिसकाते हो और एक इस स्थान पर A के किनारे पर और दूसरा C के किनारे पर जब आप इसको दबाते हो और धारामापी में विक्षेप की दिशा देखते हो, अगर दिशा एक ही तरफ आ रही है दोनों, यानी आपने इस बिंदु पर जॉकी को दबाया तो धारामापी का विक्षेप मान लो इधर आया, यहाँ दबाया तो भी इधर आया, यहाँ दबाया तो भी इधर आया, यहाँ दबाया तो भी इधर आया, यानी अगर धारामापी के विक्षेप की दिशा नहीं बदलने का मतलब क्या है, धारामापी में इस तरह से पॉइंटर
ऐसा होता है, यहाँ 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, यहाँ भी 1 2 और 3। अगर इधर आ रही है, बार बार इसी तरफ आ रही है की तरफ, या तो इधर आ रही है इधर आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रतिरोध के मान से प्रयोग को आगे नहीं कर पाएंगे। उसका कारण ये है कि हमें कभी भी संतुलन नहीं मिलेगा। 0 पे तो आ ही नहीं रहा है धारा मापी की सुई, तो हमें संतुलन कहाँ मिलेगा? जब हमें संतुलन नहीं मिलेगा तो धारा मापी में से बहने वाली धारा का मान शून्य नहीं होगा, और हम P/Q बराबर R/S की सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है कि इस धारा मापी में से बहने वाली धारा जब शून्य हो, शून्य कब होगी? जब इसका विक्षेप बिल्कुल बीच में आ जाए, यानी इसमें किसी तरह का कोई विक्षेप ना हो। तो वो स्थिति याद करने की, मान लो 50 से आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो हम इसको वापस लगा देंगे और दूसरा निकाल देंगे। 100 ओम का निकाल दिया, 100 ओम का निकालना, हमने प्रतिरोध को आगे, प्रयोग को आगे फिर शुरू किया। हम क्या करते हैं, हमने जो भी प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध का मान प्लग निकाला है, उसके बाद इस जॉकी को हम इस पर आगे पीछे खिसकाते हैं और इस जॉकी को बीच में दबा भी देते हैं। खिसका के फिर दबा दिया, देख लिया कि विक्षेप आ रहा नहीं आ रहा। जब तक विक्षेप का मान जिस बिंदु पर शून्य ना आ जाए तब तक हम इसे आगे पीछे खिसका के दबा के देखते हैं। मान के चलो हमने ये माना कि बिंदु ए से स्मॉल एल दूरी पर एक बिंदु बी है, जहां पर हमने जॉकी को दबाया और यहाँ पर धारा मापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब धारा मापी में बहने वाली धारा का मान शून्य प्राप्त हो गया है। और धारा मापी में विक्षेप नहीं प्राप्त हुआ, धारा मापी में धारा का मान शून्य हो गया। इसका मतलब है सेतु संतुलन की स्थिति में आ चुका है। अब हम P/Q बराबर R/S का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें संतुलन बिंदु की ये लंबाई क्या होगी? स्मॉल एल। अब चूंकि पूरे तार की लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। 100 में से एल घटा दिया तो बाकी लंबाई आ जाएगी। तो ए से लेके बी तक की लंबाई कितनी है? एल सेंटीमीटर। और 100 माइनस एल कितनी है? बी से लेके सी तक के बीच की लंबाई है। तो इस तरह से हम देखो मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम इस पूरे परिपथ को अगर हम ध्यान से देखें तो ये वी है और वो देखो कैसे है। यहाँ हमने व्हीटस्टोन सेतु वापस से बना दिया है। ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध है जिसे हम क्या कह रहे हैं? पी कह रहे हैं। तो हम यहाँ से और यहाँ तक, ये ए और बी है, इसके बीच के प्रतिरोध को हमने क्या कहा? पी। प्रतिरोध क्यों आएगा? क्योंकि चालक तार है। चालक तार है तो निश्चित रूप से इसमें तार है तो इसका प्रतिरोध होगा। क्यों होगा? क्यों? हम जानते हैं चालक तार का प्रतिरोध R बराबर ρL/A के बराबर होता है। तो अगर प्रतिरोध का मान, पूरे का मान हर जगह ना परिवर्तित हो, उसके लिए ए का मान, यानी ये जो तार 1 मीटर लंबा है, वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान इसका होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पतला है कहीं मोटा है तार। इसके अलावा चलो अब हमें ये पता चल गया ए से लेके बी तक क्या है? वो पी है। बी से लेके सी तक क्या है? देखो बी और सी के बीच में क्या है? क्यू। तो यहाँ से यहाँ तक तार की जो लंबाई होगी उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्यू के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक तार की लंबाई का प्रतिरोध जो होगा वो पी के बराबर होगा। अब आर और एस की हम बात कर ले। आर कहाँ लगाता है? ए और डी के बीच में, ये आर। तो हम देखें ये ए और ये रहा बिंदु डी। ए और डी के बीच में क्या लगा हुआ है? ये आर। डी और सी, डी और सी इनके बीच में क्या लगा है? एस। तो डी और सी के बीच में क्या लगा है? एस। K1 एक कुंजी थी जो E1 के साथ ये K1 लगी हुई कुंजी, और यहाँ K2 थी। K2 का मान, K2 का काम ये जॉकी कर रही है यानी। तो इस तरह से इस परिपथ को देखें, हम इसे देखें तो हमें क्या पता चल रहा है? D और B के बीच क्या लगा है? धारा मापी। तो देखो D और B के बीच धारा मापी और कुंजी। धारा मापी के साथ साथ ये कुंजी है जिसे हम विषर्पी कुंजी कहते हैं। अब देखते हैं हम सूत्र की स्थापना कैसे करेंगे। हमने ये माना है कि मान लिया कि इस तार की पूरी लंबाई का जो प्रतिरोध है, पूरा तार है 100 सेंटीमीटर लंबा है। 100 सेंटीमीटर लंबे तार का जो प्रतिरोध है मान के चलो 200 ओम है। तो इकाई लंबाई का क्या होगा? 200/100 यानी 2 ओम। तो इकाई लंबाई पे कितना होगा? 2 ओम। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर लंबाई है, तो 10 सेंटीमीटर कितना होगा? इकाई पे 2, तो 10 पे 10 दूनी 20 ओम आ जाएगा। तो हमने इसको 2 ओम 10 ओम ना मान के क्या मान लिया? इकाई लंबाई का प्रतिरोध है RCM। CM यानी सेंटीमीटर, R सेंटीमीटर, यानी हम इकाई लंबाई में इस प्रतिरोध को क्या मान लिया हमने? RCM संकेत है। अगर हम कहें संतुलन बिंदु A सिरे से और B तक प्राप्त हो रहा है, A सिरे से कितनी दूरी पर? L दूरी पर प्राप्त हो रहा है संतुलन बिंदु, तो L सेंटीमीटर दूरी। तो बाकी दूरी कितनी बची? 100 माइनस L। तो हम A से लेके B तक जो प्रतिरोध जिसे हम P कह रहे हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तार AB भाग का प्रतिरोध बराबर कितना है? P। और वो कैसे निकला? RCM × L।
कैसे निकला? इकाई लंबाई पर प्रतिरोध तो है RCM, तो L लंबाई पर L इंटू RCM। इकाई लंबाई पर है मान लो 10, तो 10 पे कितना है? 10 इंटू 10 यानी 100। तो इकाई लंबाई पर क्या है? RCM, तो L लंबाई पर RCM इंटू LK। इसी प्रकार BC भाग के प्रतिरोध को हमने क्यों कहा? इकाई लंबाई पर RCM, बाकी बची हुई लंबाई 100 माइनस L, इस पे कितना आएगा? इनका गुणा हो गया। अब हमें समीकरण 2 और 3 रख दिए, इन 2 और 3 का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। P और Q का मान, तो P का मान रखा RCM इंटू L, Q का मान रखा RCM 100 माइनस L R अपॉन S। RCM से RCM कट जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L आ गया, R अपॉन S, इनका हमने 3 में गुणा कर दिया, S इंटू L बराबर 100 माइनस L इंटू R, S बराबर 100 माइनस L अपॉन R इंटू आर के। 100 माइनस L अपॉन L इंटू आर के, ये आ गया अज्ञात प्रतिरोध, S का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस प्रयोग में हमें फायदा क्या है? इस प्रयोग में हमें ये फायदा है कि सिर्फ हमें संतुलन बिंदु की लंबाई या दूरी ज्ञात करनी है और हमें कुछ भी पता नहीं करना है। मान लो यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हुआ, तो हमें ये R तो पहले पता चल गया, 50 ओम का निकाल दिया था हमने प्रतिरोध, तो R मालूम है।